जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो बेसिकली जो क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, जिसे हम लोग शॉर्ट में AP बोल रहे थे, जो हमारा ये चल रहा था, उसका हम लोगों ने उदाहरण नंबर 7 तक कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 है, इसको हम लोग कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में 3 प्रश्न होगा, ठीक ना। और इसके बाद आपका जो 5.2 होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो से 5.2 की ओर प्रोसीड करेंगे। और इससे पहले 5.1 को मैंने कवर कर दिया था, इसका इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक ना। और सारे उदाहरण को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखो, जो हमारा आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न जो कि उदाहरण नंबर 8 है, वो क्या कहता है सो देखो, ठीक ना। दिया हुआ है AP 10, 7, 4 और चलता गया -62 तक, ठीक ना। ये आपका एक AP दिया हुआ है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये मैं उदाहरण नंबर 8 बना रहा हूँ, ठीक ना। तो उसमें से आपको एक AP दिया है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, दिया है, फिर आपको क्वेश्चन को अच्छे समझाऊंगा। दिया है हमारे पास एक AP दिया हुआ है। AP के आपके पास 10 है, 7 है, 4 है और इसी तरह बढ़ता गया है कहाँ तक, -62 तक, ठीक ना। ऐसा तो दिख रहा है घटता गया है, पर बात समझ में आया ना, बस ठीक। तो क्या है कि एक AP दिया हुआ है, इसका आपको क्या याद करना है, 11वां पद याद करना है। तो हम लोग क्या जानते थे कि जनरली क्या करते थे, हम लोग को इधर से जो 11वां नंबर का पद आता था, हम लोग आराम से A11 करके निकाल लेते थे, यानी कि AN का फॉर्मूला से निकाल लेते थे। लेकिन इस प्रश्न में उल्टा है, अब आपको पीछे की तरफ से 11वां पद में आना है। यानी हम लोग जैसे जनरली अगर आपको बोले 11वां पद निकालो AP का, तो आप लोग क्या करोगे, प्रथम पद से बढ़ोगे 11वें पद तक और आप लोग निकाल लोगे, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या गया कि पीछे तरफ से, यानी लास्ट जो पद है जो कि -62 है, इधर से आपको जाना है 11वें तक की ओर, मतलब 11वें पद की ओर। तो भाई इसके लिए आप क्या कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग के पास जो फॉर्मूला है AN वाला फॉर्मूला, वो सब क्या है, जितना भी हम लोगों ने अभी तक फॉर्मूला पढ़ लिया है, वो सारा फॉर्मूला जो वो प्रथम पद की ओर से चलता है। यानी प्रथम पद से कोई भी पद को अगर निकालने को बोले तब वो फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन अभी तो हमें सबसे लास्ट पद से निकालने को बोल रहा है, अंदर की ओर, यानी कि इस साइड की ओर, प्रथम पद की ओर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद की ओर, यानी अंतिम पद से प्रथम पद की ओर अगर कोई आपको पद निकालने को बोले, फिर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, कैसे निकालोगे। तो देखो भाई साहब, फॉर्मूला तो बहुत मिल जाएगा जिंदगी में, ठीक ना, पर फॉर्मूला से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप लोग बिना फॉर्मूला के बना सकते हो, और मैं सबसे ईजी और आसान वे बताऊंगा, ठीक ना। NCERT के जैसा बनाओगे तो लेंदी चला जाएगा, आप मेरे जैसा बनाओ एकदम आसान पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो देखो, आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको तो पता है कि अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो AN का फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा, हम लोग एक काम कर सकते हैं, AP को देंगे पलट के। तो जब AP को पलट देंगे तब ये 62 क्या हो जाएगा, -62 पहला पद बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 11वां पद निकाल लेंगे AN का फॉर्मूला से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया, दिया है AP, ये दिया हुआ है, ठीक ना। और तथा हमें क्या याद करना है, तथा क्या करना है, हमें AP के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो बेसिकली ये दो चीज आपको पता है कि एक AP है और आपको क्या याद करना है, हमें क्या करना है कि AP के अंतिम पद से 11वां पद याद करना है। इतना चीज आपको दिया हुआ है बायोडेटा, तो मैंने लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि आपको इस AP को उल्टा कर देना है। तो हम लोग कैसे किसी करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए सारा कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको AP को पलट देंगे। पलटने का मतलब क्या है, यहाँ पहला पद 10 है, अंतिम पद -62 है, तो -62 को क्या करना है, पहला पद बना देना और 10 को अंतिम पद बना देना। यानी AP अगर ऐसा है तो उसको पलट के ऐसे कर दो, समझ में आ रहा है ना। अगर AP ऐसा है तो उसको ऐसे कर दो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या आ जाएगा, -62 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो देखो आपको पता है कि देखो AP में क्या हो रहा है कि इस AP में देखो आप लोग 10 में 3 घट रहा है तो 7 आ रहा है, 7 में 3 घट रहा है तो 4 आ गया, यानी कि 3 घट रहा है। तो -62 से पहले वाला पद क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा संख्या जिसमें 3 घटने से आपका -62 है। तो आपको पता है कि -59 जो होता है, इसमें अगर आप लोग -3 माइनस कर दोगे तो माइनस का 62 आ जाएगा। यानी कि जस्ट -62 से पहले का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, -59 होगा। तो यानी कि जब हम लोगों ने AP को पलटा, AP को पलट दिया, तो अंतिम पद हमारा पहला पद बन गया। उसके बाद का पद क्या आएगा आपके पास, -59 आएगा, ठीक। और उसके बाद जो भी आया छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं हमें, ठीक ना। आप लोग एक निकाल लिए ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बढ़ते गए, उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 10 आ रहा है। देखो 10 आके यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, बस AP अगर मान लो ऐसे है, AP अगर ऐसे है तो उसको हम लोगों ने पलट के बस इसको ऐसे घुमा दिया, समझ में आ गया ना।
तो इसीलिए क्या हो गया कि जो ये लास्ट पद था वो पहला पद बन गया और ये जो फर्स्ट पद था आपका एपी का वो लास्ट पद बन गया, बस पलट दिया एपी को हम लोगों ने। तो देखो इससे होगा क्या, समझो हमें क्या याद करना है, लास्ट पद से 11वां पद याद करना था। जब हमारे पास ये सीधा, इसको हम लोग सीधा एपी बोलेंगे, इसको उल्टा एपी बोलेंगे हम लोग, ताकि आप समझ पाओ, ठीक ना। तो जो सीधा एपी में हमें क्या याद करने को बोला था, लास्ट पद से 11वां नंबर का पद। तो हम लोग जब एपी को उल्टा कर दिया, यानी उल्टा एपी में अब हम लोग को कैसे याद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ भी -62 से ही 11वां पद याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ -62 जो है वो पहला पद बन गया, यानी अब हम लोग पहले पद से 11वां पद निकालेंगे। तो बात तो वही है, ऐसे भी आंसर आपका वही आएगा जो आपका ऊपर वाला का था, यानी सीधा एपी में जब आप लोग आंसर मान लो एनसीईआरटी के हिसाब से बना के निकालते 11वां पद, या फिर अगर आप लोगों ने इस तरह करके उल्टा करके इसका 11वां पद निकाला तो भी सेम ही आएगा। क्योंकि क्या क्या हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस एपी तो चेंज नहीं हुआ, एपी को पलट दिया। यानी जब आपके पास एपी सीधा था तब हमें लास्ट से 11वां पद निकालना था, अब एपी जब उलट गया तो हम लोग पहले से 11वां पद निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एपी तो चेंज नहीं किए। तो बस अब हम लोग यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम पद बन चुका है और पहला पद से ही ए एन का फॉर्मूला लागू होता है। समझ में आ गया? तो बस हम लोग कर देंगे, ये चीज़ हम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे एक काम कर लेना, इसीलिए यहाँ पे एपी एक बार लिख लेना, ठीक है। इसीलिए एपी इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया। आप लोग अगर चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, बोलोगे सर मुझे ये वाला जो इधर से सेकंड पद जो आप लोगों ने यहाँ पे -3 करके लाया मैं नहीं ला पा रहा हूँ, तो मत लाना, जैसा का तैसे इसको मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना जो है आपका लास्ट में अंतिम पद उसको पहला पद बना देना, और बाकी यहाँ पे 3 तो होगा ना, 3 4 होगा ना, बस उसको लिख देना। अब यहाँ से असल में इसका काम क्या है पता है, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इससे बस आपका डी निकालने में आसानी होता है। ऐसे यहाँ से भी डी निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, भारी का तो बात ही नहीं। जैसे देखो अभी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ए क्या हो गया, अब -62 हो गया, डी कैसे निकलेगा। तो देखो अगर आपने ये वाला निकाल लिया तो आप लोग क्या करोगे, बाद वाला पद जो कि -59 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 62 को, ये भी माइनस में था इसलिए प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपके पास, देखो आपके पास आंसर 3 आएगा। अगर आप लोग ये सोच पाते हो तो, और अगर सोच नहीं पाते कि सर मेरा उतना दिमाग काम नहीं कर रहा, हम 3 क्या किस संख्या में 3 घटाए कि -62, अगर नहीं सोच पाते हो तो मत लिखना, इसको लिखबे मत कर, डायरेक्ट 62 लिख के इससे डॉट डॉट दे के ये वाला लिख देना। तो यहाँ से भी तो आपका डी समान ही आएगा। जैसे देखो यहाँ से भी अगर आप लोग डी निकाल लेते हो, यहाँ से भी अगर आप लोग डी निकाल लेते हो तो देखो आपको क्या होता है, डी बाद वाले पद में पहले पद को माइनस करना पड़ता है। तो आप लोग चाहे डी कहीं से भी निकालो समान है, क्योंकि ये एक एपी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों से डी निकाल लूँगा। तो देखो यहाँ पे बाद में क्या है 7 है, उसमें माइनस कर दो 4, तो देखो यहाँ से भी 3 आ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया कि अगर आपको डी अगर यहाँ से कैलकुलेट करना है पहले ही 2 पद से, तब आप लोग ये वाला सोचना पड़ेगा आपको, और नहीं सोचना है आपको, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो बस लास्ट वाला जो पद आपको यहाँ 3 को दिया होगा उसको जब आप लोग पलटोगे एपी को तब ये लास्ट का पद जैसा बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग डी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ भी डी और यहाँ भी डी समान ही आएगा, क्योंकि ये एक एपी है। तो डी निकालने के लिए आप लोग ये वाला सोच सकते हो, वरना अगर नहीं भी सोचोगे तो इधर से डी निकाल लेना, कोई टेंशन नहीं। सबका रूल होता है, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका आसान होता ही ट्रिक, ठीक ना, बस आपको देखने की देरी है और समझने की देरी है, ठीक ना। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप लोग चाहो तो ये कर भी सकते हो वरना नहीं भी कर सकते हो, ठीक ना। डी आपका यहाँ से भी निकल जाएगा, ये स्पेशली डी निकालने के लिए हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का n-1 इंटू में डी होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, A11 निकालना था, यानी कि 11वां पद। अभी हमारा पहला पद बन चुका, तो यानी कि हमको यहाँ से 11वां पद निकालना, यानी मैं दूसरे वर्ड में मैं बोलूँ तो पहले पद से आपको 11वां पद निकालना था। तो जब बोले निकाल लोगे तो आप लोग का जो ओरिजिनल जो ये वाला एपी दिया था आपको, इसका आप लोग लास्ट से 11वां पद के पास पहुँच जाओगे, क्योंकि सेम आंसर आएगा इसीलिए। तो आप लोग इसको आराम से कर दो। A11 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू जो हमारे पास -62 का -62 है, प्लस का प्लस, एन हमारे पास क्या देख लो यहाँ पे, एन यहाँ पे क्या 11 है, तो बस यहाँ हो जाएगा 11 माइनस का 1 इंटू में डी जो कि हमारे पास 3 निकला, 3 लिख दो, ठीक। बस अब देखो A11 बराबर में क्या हो जाएगा, ये -62 का -62 प्लस का प्लस, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 10 आएगा और इंटू में 3 आएगा। आप देखो A11 बराबर में क्या हो जाएगा, -62 प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, देखो आपके पास इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो ये आपका 30 आ चुका है, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो A11 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से जब इसको माइनस करोगे डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो आएगा -32 आएगा। तो देखिए A11 का वैल्यू जो आया आपके पास -32 आया, यानी कि आपका इस एपी का, उल्टा वाला एपी का पहले पद से जो 11वां नंबर का पद आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, -32 आ रहा है। और यही वाला आंसर आपका इसके लिए भी होगा, उल्टा सही सीधा वाला एपी में भी, कि इसका भी आप लोग जब निकाल के देखोगे एनसीईआरटी के मेथड से, तो अंतिम पद से 11वां नंबर का पद एपी जो आएगा, 11वां नंबर का जो पद आएगा जो आपको निकालने वाला वो कितना आएगा, -32 ही आएगा। तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हो, बस एपी को उल्टा कर देना, ठीक है, और इस तरह करके आप लोग ए डी बाकी सब फाइंड कर लेना और आराम से जो भी निकालने को बोले बस फॉर्मूला में ए एन वाला फॉर्म पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका पास। तो देखो कितना आसानी से बन गया ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जो हमारे पास उदाहरण नंबर 9 में है, क्या प्रश्न है, सो देखो लिखा हुआ है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यानी कि 1000 रुपया 8% वार्षिक दर से किसी से भी मान लो इस तरह करके उधार ली जाती है, ऐसे आप लोग समझ लो मोटा मोटी, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी कि प्रत्येक साल के एंड में आपको क्या करना है, जो ब्याज है आपका, जो लगेगा आपका ब्याज, सिंपल एंड फिर बोलो साधारण ब्याज जो लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या ये साधारण ब्याज एक एपी बनाते हैं, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज निकलेगा प्रत्येक वर्ष में, मान लो पहले वर्ष में कुछ निकला, दूसरे वर्ष में कुछ निकला, तीसरे वर्ष में कुछ निकला, तो वो जो आपका प्रत्येक वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज निकल रहा है, क्या वो एक एपी है? अगर एपी है तो आगे देखो क्या करना है। यहाँ तक तो आपका एक प्रश्न हो गया कि आपको फाइंड करना है सबसे पहले कि जो आपका प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर साधारण ब्याज जो बन रहा है आपका, वो एपी में है कि नहीं, ये सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा है। तो ये आपका पहला नंबर का प्रश्न हो गया। और इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी है जो कि क्या है कि यदि ऐसा है, अगर वो एपी में है तो ठीक है भाई साहब, आगे सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है आपको, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए आपको 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। यानी अगर वो एपी में निकल गया तब आपको क्या करना है कि 30वां वर्ष में जो आपका ब्याज आएगा 30वां वर्ष के अंत में, उसको आपको क्या फाइंड करना है कि उसका ब्याज कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। और अगर एपी नहीं निकलता है तो छोड़ दो, उतने में आंसर आपका आ गया, ठीक ना। तो देखो हम लोग करने वाले अब उदाहरण नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो, यहाँ पे दिया है मोस्ट कंपलसरी, दिया है क्या दिया हुआ है आपके पास, आपके पास देखो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक। मूलधन कितना दिया हुआ है आपके पास, 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मूलधन कितना, 1000। मूलधन का मतलब क्या होता है कि जब कोई राशि जो आप लोग उधार लेते हो या फिर किसी को देते हो वो वाला राशि होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1000 की बात की गई है तो ये मूलधन होगा, ठीक ना। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या दिया, वार्षिक दर यानी कि रेट, इसको दर बोलते हैं। दर कितना दिया, 8%, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दर। दर कितना दिया आपको, 8 का दर दिया हुआ है, ठीक है, 8% का। और उसके बाद बस इतने आपको दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का सबसे पहले ज्ञात करना है, चेक करना है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज है, पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का, तीसरा वर्ष का, वो एक एपी में कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको भाई यहाँ पे सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला आना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू में दर इंटू में टाइम बटे में 100 होता है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मूलधन, देखो मूलधन गुना में दर गुना में टाइम होता है, टाइम हिंदी से लिख देता हूँ, समय, फिर बटा में 100। ये करोगे तो आपका क्या निकल जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है। ये फॉर्मूला था साधारण ब्याज का। तो यही फॉर्मूला आपको पहले वर्ष के लिए निकालना है। तब पहला वर्ष के लिए टाइम क्या होगा आपके लिए, फर्स्ट होगा। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, 2 होगा। तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, 3 होगा। चौथे वर्ष के लिए क्या होगा, 4 होगा। इस तरह करके चलता जाएगा, ठीक ना। तो फॉर्मूला में जितना वर्ष की बात करेगी, जितना वर्ष का हमें निकालना होगा ऐसा है, उसके हिसाब से टाइम यहाँ चेंज होता जाएगा, ठीक ना। क्योंकि टाइम इसीलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ष उसी को टाइम पकड़ते हैं, ठीक ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको पता है कि साधारण, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, चूँकि साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 होता है, ठीक है। ये तो हमको फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वर्ष का साधारण ब्याज को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ऐसे करके 100 दे के फिर मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, साधारण ब्याज लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखो मूलधन कितना है हमारे पास, देख लो 1000 है तो मैं 1000 लिख देता हूँ। इंटू में दर कितना, 8 का है तो 8 हो जाएगा। गुना समय देखो पहले वर्ष की बात की गई इसलिए 1 लिखेंगे, बाय में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर, देखो 2 को 0 गया, यानी कि यहाँ पे 80 आएगा आपका। पहले वर्ष का साधारण ब्याज आपका 80 रुपया आएगा, फिर वो 80 आएगा, ठीक ना। उस तरह से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा आपके पास, वही मूलधन जो कि 1000 है, गुना में वही दर जो कि सेम रहेगा 8 का 8। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, समय जो कि 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष की बात की गई इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, बाय में 100। देखो ये 2 0 गया, यहाँ पे देखो 8 दूना 16, यानी कि हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा। उस तरह से तीसरे वर्ष का निकाल लो, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वही मूलधन गुना में दर गुना में समय कितना होगा। अब 3 वर्ष के लिए बात की गई इसलिए 3 लिखेंगे, बाय में 100 कर देंगे, ठीक है। बस 2 को 0 गया तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240 रुपया। तो देखो ये हम लोगों ने बेसिकली, आप लोग चाहते हो इस तरह को और भी 4 वर्ष का 5 वर्ष का कैलकुलेट कर सकते हो, पर बस इतने करोगे तो आपका काम हो जाएगा। 3 वर्ष तक ही कीजिए। अगर क्यों, सो देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो 80, 160,
ये 240, ये हमारे पास क्या निकल रहा है, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज हम लोगों ने इस तरह करके लिख लिया। आप लोग चाहते हो इस तरह करके कैलकुलेट करके बढ़ते जा सकते हो, पर हमें तीन ही का काम है। अगर इन तीनों में अगर डी समान निकल गया, मैंने क्या बोला था, एपी चेक करने का क्या नियम होता है कि जितने, जैसे कि इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और जितने भी पद हैं प्रत्येक के बीच का डिफरेंस सार्वंतर अगर समान निकल जाए तो वो एपी में होता है। तो इस टाइप के प्रश्न में बस आप लोग तीन को ही अगर पद निकालो, ये आपका पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि तीन ही साल अगर खाली कैलकुलेट करोगे, तीसरे तीन ही पद अगर कैलकुलेट करोगे और तीनों पद का अगर डी समान निकल गया, बेसिक देख सकते हैं यहाँ पे 2 को डी निकलेगा। अगर दोनों डी समान निकल गया तो आगे चल के और भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चौथा पद, पांचवा पद, यानी कि चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर डी समान निकल गया तो वो समान होगा, वो एपी में होगा, और अगर यहीं पर गड़बड़ होना होगा तो यहीं पर दिख जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए बस 3 ही वर्ष तक निकाले काम हो जाएगा आपका। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सार्वंतर निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकलता है, वही बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे। ये a2 है, a1 है, a2 क्या 160 है, देखो माइनस करेंगे 80, कितना आएगा आपके पास, देख लो यहाँ पे 80 आ रहा है। उस तरह से हम लोग फिर से डी निकालेंगे, ठीक ना। तो फिर क्या करेगा, देखिए इनके बीच का डिफरेंस तो 80 निकल गया, अब इनके बीच का भी चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये a3 है, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 कितना आपके पास 240 है, माइनस करेंगे a2 जो कि आपके पास 160 है। तो घटा के देख लो आपके पास यहाँ भी 80 आ रहा है, 80 का डिफरेंस आपको मिल रहा है, और आगे चलकर भी 80 का ही होगा। तो आपको आगे फिर सब 240 के बाद फिर आगे आपको चौथे वर्ष का साधारण ब्याज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यानी कि A4 निकालने की कोई जरूरत नहीं, यानी चौथा नंबर का पद निकालने की कोई जरूरत नहीं, पांचवा नंबर का, छठा नंबर का निकालने की कोई जरूरत नहीं, सब जगह पे समान ही होगा, बस यही 2 देख के ही पता चल जाता है, समझे ना। तो देख लो यानी कि ये एक एपी में, तो आप लोग लिख सकते हो चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है, बस काम खत्म। अब जब एपी हो गया तब हमें अब क्या करना है, ये पहला जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर एपी हो जाता तो हमें क्या करना था कि आपको 3 वर्ष के बाद, यानी कि 30 वर्ष के अंत में, 30 वर्ष के अंत में आपको ब्याज कैलकुलेट करना था, ठीक ना, परिकलित करना था। तो 30 वर्ष के बाद यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी ये कर देते हैं कि 30 वर्ष के अंत में बोलता है ना, 30 वर्ष के बाद नहीं है, 30 वर्ष के अंत बोला है, तो 30 वर्ष के अंत जब बात बोलता है ना तो बच्चा क्या करता है 31 वर्ष का निकाल देता है, क्योंकि 30 वर्ष के अंत में फिर वो सोच लेता है कि 31 का बात हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको 30 का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो ये जो आपके पास पहले वर्ष का जो ब्याज आया था वो कितना था, 80 रुपये आया था। तो ये पहले वर्ष का ब्याज, यानी कि ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते हो कि पहले वर्ष का अंत में मुझे 80 रुपये चुकाना पड़ा, ठीक ना, ब्याज के तौर पे। ये जो आपके पास A2 है ये क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का अंत में, ये तीसरे वर्ष का अंत में। तो इसी प्रकार जब 30वां साल का अंत में अगर पूछेगा तो आपको 30वां ही कैलकुलेट करना है, यानी कि A30 आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल जाएगा, समझे ना। यानी कि A30 नंबर का जो पद अगर कैलकुलेट कर लिया आप लोग तो आपके पास ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे आप लोग लिख सकोगे कि हम जानते हैं, ऐसे करके लिख लो, हम जानते हैं, आराम से आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू में डी। ये आपको पता है कि ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूला के लिए हमें a चाहिए, ठीक ना, और हमें n चाहिए और d चाहिए, तब हमारे पास क्या होता है कि an निकल जाता है, हमें बेसिकली यही चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपके पास 30 नंबर का आपको क्या याद करना है कि देखो यहाँ पे 30 साल का आपको क्या याद करना है, 30 वर्षों का ब्याज कैलकुलेट करना है, यानी कि बेसिक देखा है तो आपको A30 कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो यहाँ से आप लोग बाकी सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। देखो a क्या होगा, यहाँ से देख लो आप लोग, यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, चूँकि a बराबर में क्या आपके पास इस AP में 80 है, ठीक है। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, देख लो हम लोग डी का भी वैल्यू निकाल रहे थे, 80 आ रहा था, देखो सार्वंतर समान आ रहा था जो कि 80 था, ठीक है। और एन का वैल्यू तो हमें यहीं से पता चल गया, देखो 30 वर्षों की बात की गई, इसलिए एन भी क्या हो जाएगा आपके लिए 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहीं पे मैं बना के दिखा दो, देखो यानी कि A30 आपको ज्ञात करना है, बराबर में हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ पे 80 है, प्लस का एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 माइनस का 1, ठीक है, इंटू में डी जो कि आपके पास 80 है। सॉल्यूशन करो इसका तो हो जाएगा आपके पास A30 जो कि आपको ज्ञात करना है, 30वां नंबर का पद, या फिर बोलो तीसरे 30 साल के बाद जो आपका ब्याज लेगा वो, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस का, देखो ये जब माइनस हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 29 इंटू में 80। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन आसान करना है तो क्या करो, यहाँ पे 80 कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से देखो आपके पास 80 निकल जाएगा, तो सिर्फ आपके पास प्लस का 29 बच जाएगा, ठीक। देखना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, वरना लेंदी हो जाता। ये 30 क्या हो जाएगा आपके पास 80 गुना में, देखो ये जब प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। आप देखो ना आसान हुआ कि नहीं। तो ये जो 30 आएगा आपके पास, यानी कि 30 साल का जो ब्याज आएगा आपके पास,
30 वर्षों का जो ब्याज होगा आपके पास, उस वर्ष का जो आपके पास साधारण ब्याज आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो गुना करो 8 3 24 यानी कि 200, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को जीरो लग जाएगा, यानी कि 2400 रुपया आपको देना पड़ेगा। समझे? तो ये आपके पास आंसर आ गया कि आपके पास 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज आपको देना पड़ेगा वो कितना है आपके पास, 2400 रुपया। तो ये हम लोगों का प्रश्न बन गया। समझ में आ गया ना? आप लोग ये जो 2400 निकाले ना, आप लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। बस यहाँ पे 30 पुट कर देते, आपका आंसर आ जाता है। ये जो आपके पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला था तो हमें उससे नहीं निकालना था। यहाँ पे प्रश्न में बोला था, यहाँ पे देखो प्रश्न में आपको कहा था इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, यानी कि इस एपी का प्रयोग करते हुए आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। थोड़ा हिंदी का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। अगर ये भी आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो आपको आसान लगेगा। चलिए हम लोग 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो जो 10 नंबर का उदाहरण है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। क्यारी मैंने समझ में आता है ना आप लोगों को? बेसिकली वो समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, ठीक ना, मट्टी का उभरा हुआ ऐसा समझ लो आप लोग कि ये आपका एक क्यारी हो गया, फिर एक क्यारी होगा, लाइन बाय लाइन इस प्रकार से क्यारी बना हुआ होता है, ठीक ना। आप लोग गूगल में सर्च मार लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आप ये समझ लो ना कि एक लाइन में, ठीक ना, लाइन आप लोग समझ लो कि पहला लाइन में आपको कितना दिया हुआ है कि 23 गुलाब के पौधे हैं। आप लोग क्यारी समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले लाइन में आपको इस तरह करके 23 फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में कितना दिया आपके पास, 21 लगा हुआ है। पहले में 23, फिर उसके बाद 21। उसके बाद तीसरी पंक्ति में आपको 19 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं और इत्यादि लिखा, यानी कि इस तरह करके चलता गया, ठीक ना। इनकी अंतिम पंक्ति में आपका 5 गुलाब के पौधे, यानी कि यही जो आपका पंक्तियां हैं, ये जो आपका क्यारी है या फिर बोलो ये जो लाइन है, ये जो सबसे अंतिम वाला लाइन है ना, उसमें आपको सिर्फ 5 गुलाब के पौधे मिल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस क्यारियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक ना। तो यानी कि ये जो क्यारी है, कितनी क्यारी है इसमें आपको बताना है, या फिर बोले इस खेत में कितनी क्यारी है आपको ये बताना है। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये इस टाइप के प्रश्नों में जनरली एपी में ही होता है, ठीक ना। इस टाइप के प्रश्नों में आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं कि एपी में है कि नहीं, समझ लो कि एपी में ही। जैसे देखो सबसे पहली पंक्ति में आपको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, दिया है आपके पास एक एपी दिया हुआ है। ये सब समझ लेना कि एपी है। ये सब कोई आपको प्रूव करने की कोई अलग से जरूरत नहीं कि एपी है कि, ठीक ना। सबका डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, दिया है एपी। क्या दिया है एपी में? सबसे पहला क्यारी को मैं सबसे पहला पद मान लेता हूँ, जो कि आपके पास 23 दिया हुआ है, ठीक है। 23 गुलाबों के पौधों की संख्या दिया हुआ है। दूसरी क्यारी को मैं A2 मानूंगा, जिसमें आपको पौधों की संख्या कितनी दी हुई, गुलाब की 21 दिया हुआ है। उस तरह से तीसरे में कितना है आपके पास, 19 है, और इस तरह करके इत्यादि चलता गया है। और जो अंतिम पद है उसमें कितना है, 5 है, ठीक है। यानी कि आपको AN दिया हुआ है, आपके पास पहला पद है, डी निकाल सकते हो, सारोंतर यानी कि निकल ही जाएगा आपका। बस आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है कि इस एपी में, अगर मैं शॉर्ट भाषा में बोलूँ तो कितने पद हैं या फिर कितने क्यारियाँ हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। देखो तो आराम से निकलेगा, आपको पता है। यहाँ से देखो ए बराबर में क्या आपके पास देख लो 23 है। डी क्या निकलेगा, बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस कर दो। चूंकि ये एपी में है तो आपको हर जगह पे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप लोग उठा कर देख लो, आपका डी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 21 में 23 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि बाद वाले में पहले वाले को माइनस किया जाता है। तो 21 में अगर 23 गया तो जैसे तो माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। और AN अंतिम पद दिया हुआ है। AN को बहुत बार अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। AN को अंतिम पद भी बुलाते हैं और बहुत कोई L भी लिखता है इसकी जगह पे। तो आप लोग चाहो तो L लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, L लिखोगे तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद 5 दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, N का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि चूंकि सीधा सा फॉर्मूला है कि AN बराबर में होता है A प्लस का N माइनस 1 इंटू में D होता है। बस AN का वैल्यू आपके पास है जो कि 5 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, A का वैल्यू जो आपके पास 23 है, प्लस का N ही तो चाहिए हमें, तो N माइनस 1 का N माइनस 1 ही रख दीजिए, बराबर D का जो वैल्यू हमारे पास आया हुआ है माइनस का 2 है, ठीक है। तो देखो 23 को इधर लेके आओ तो माइनस में आ जाएगा कि -5 इधर हो जाएगा -23, बराबर में इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू में आपके पास बचेगा माइनस का 2। इसको माइनस करोगे तो देखोगे आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 18 बचेगा। और देखो ये गुना में है N माइनस 1 के साथ, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देखो -2 भागा में आ गया, बराबर में इधर हो गया N माइनस 1, ठीक है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, तो देखो माइनस माइनस गया, देखो ये कटेगा तो 9 हो जाएगा, भागा दोगे तो 9 होगा, तो 9 बराबर में क्या हो जाएगा N माइनस 1। अरे बाबा 2 से 18 को भागा दोगे तो 9 ही ना आएगा, ठीक ना। तो देखो अब क्या करो, यहाँ से 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस का 1 बराबर में N आ जाएगा। पहले मैं N को लिख लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे एपी में 10 पद है। यानी कि सीधी सीधी अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये जो आपका मान लो कि फूलों का बागान है या फिर जो भी समझ लो खेत, जिसमें क्यारियों की संख्या कितनी है आपके, देख लो 10 है।
समझ में आइए आपको। 10वें पहला नंबर का जो क्यारी उसमें कितना था 23 था, दूसरे नंबर में कितना था आपके पास 21 था, उसके बाद 19 था, और उस तरह करके जब आप लोग 10वें नंबर के क्यारी पे पहुंचोगे तब आपके गुलाबों की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना था, आप लोग चाहते स्क्रीनशॉट वाला ले सकते हो, ठीक ना। तो बहुत सिंपल प्रश्न था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्रश्नावली है आपका 5.2 उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।